guys, welcome to our channel Legal Classes and today's topic is Principle of Natural Justice। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की फर्स्ट एवर वीडियो है। आई होप आप सबको समझ में आएगी एंड आप इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ने से पहले हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का छोटा सा इंट्रो समझ लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है। ऑल्दो आपको इसकी एक ब्रीफ वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, आप उसमें से समझ सकते हो, लेकिन स्टिल एक थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का छोटा भाई कहा जा सकता है। एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाइडर एस्पेक्ट पे काम करता है, वेयर एज जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो नैरोअर एस्पेक्ट पे काम करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे, कौन सी बॉडी कैसे एक्ट करेगी और उसके क्या पावर्स एंड प्रोसीजर होंगे। वेयर एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जब आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई स्टैच्यूट पर्टिकुलर गिवन नहीं है, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ज़्यादातर जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो नेचुरल जस्टिस होता क्या है? नेचुरल जस्टिस इम्प्लाइज फेयरनेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, और ये एक लीगल मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है जिसको बोलते हैं जस्ट नेचुरल। अब इक्वालिटी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल करता है? एज वी नो, इक्वालिटी की बात आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 एंड 21 हम ये कह सकते हैं नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अब आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के दो रूल होते हैं, एक होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग एंड एक होता है रूल अगेंस्ट बायस। सो आइए अब इन दोनों रूल्स को डिटेल स्टडी करते हैं। सो पहला रूल हमारा आता है रूल अगेंस्ट बायस, जिसका एक लीगल मैक्सिम है नीमो जेडेक्स इन काउजा सुआ, जिसका मतलब होता है नो वन इज जज इन हिज ओन कॉज। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई पर्सन किसी एक केस को जज नहीं कर सकता अगर उस केस में उसका इंटरेस्ट लाई करता है। तो इस रूल के मेनली दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास ये पावर होती है जज करने की, उसका पर्सनल या प्रोप्राइटर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा, देयर मस्ट बी रियल लाइक्लीहुड ऑफ बायस। अब बायसनेस काफ़ी टाइप्स की हो सकती है। हमारे पास जो गिवन है वो है 5 टाइप की बायसनेस। पहली, पर्सनल बायसनेस, पिक्यूनरी बायसनेस, सब्जेक्ट मैटर बायस, डिपार्टमेंटल बायस या प्री कंसीव नोशन बायस। इसका मतलब ये है जो जज है किसी भी केस को जज करते टाइम जज की अपनी खुद की पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई प्रिक्यूनरी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं होना चाहिए जज का केस की दोनों पार्टी से। अब आते हैं हम अपने सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल कहता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग। इसकी भी एक लीगल मैक्सिम है जिसको हम बोलते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका लिटरल मीनिंग होता है राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज को सुने बिना जज कभी डिसीजन नहीं दे सकता, दोनों पार्टीज का पक्ष रखा जाना चाहिए। अब फेयर हियरिंग के भी कुछ असेंशियल्स होते हैं। पहला असेंशियल है नोटिस। इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी को ये ड्यूटी दी जाती है या उसकी एक ड्यूटी होती है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उस एक्शन का नोटिस उस पर्सन को दिया जाना चाहिए और उस नोटिस में रीज़न भी होना चाहिए, टाइम, प्लेस, नेचर ऑफ हियरिंग एंड सारी पर्टिकुलर डिटेल्स उसमें मेंशन होनी चाहिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। सपोज़ कीजिए कि आप पर किसी इंसान ने केस कर दिया और आपको यही नहीं पता कि वो केस किस लिए हुआ है और आपको कौन सी कोर्ट में जाना है, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी।
तो ये आपका राइट है, राइट टू बी हर्ड, कि आपको वो नोटिस मिले कि आप पर केस किसने किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है, और अगर वो केस सही भी है तो आपको कौन सी कोर्ट में किस टाइम पे कब जाना है। अब इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं। पहला केस है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, और सेकेंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, दैट इज़ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ था, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जो है वो सीज कर लिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट एनी रीज़न, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो ये केस डाला गया था, और ये केस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट डाला था, दैट इज़ आर्टिकल 21। और ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करी थी, और उन गाइडलाइंस में कहा गया था जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो पार्शियल होनी चाहिए, दैट इज़ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पार्टीज़ में, ना कोई बायसनेस होनी चाहिए। जो सेकंड गाइडलाइन आई थी उसमें ये कहा गया था जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वेदर वो जुडिशियल हो या क्वासी जुडिशियल, वो डेलीगेट या सब डेलीगेट नहीं कर सकती अपनी पावर्स को। अब डेलीगेशन का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में बहुत वाइड कंसेप्ट है, और इसकी एक अलग से वीडियो भी आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। इसकी थर्ड गाइडलाइन ये आई थी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको सारी की सारी मटेरियल जो भी उसके सामने प्लेस किए गए हैं उनको डिस्क्लोज करना होगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, एंड मस्ट गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द अफेक्टेड इंटरेस्ट टू सबमिट देयर केस। सेकेंड एसेंशियल है हेयरिंग। फेयर हेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज़ को हियरिंग का, सुनने का या एक्सप्लेन करने का अपने केस को मौका मिले, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सुनी जाए, इसको बोलते हैं फेयर हियरिंग। अब राइट टू फेयर हियरिंग में आपको बहुत सारे राइट मिलते हैं, जैसे कि राइट टू नोटिस, आपको नोटिस मिलेगा। राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, आपको अपना केस को प्रेजेंट करने का भी राइट है और आपको अपने एविडेंस को प्रेजेंट करने का भी राइट है। राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस, इसका मतलब है आप अपने सामने वाली पार्टी को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी आप बोल सकते हो। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस टू पार्टीज, अगर कोई एविडेंस सामने रखा जा रहा है तो दोनों पार्टीज को वो डिस्क्लोज किया जाएगा। रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी शोन टू अदर पार्टीज, अगर एक पार्टी किसी एक पार्टी ने इंक्वायरी कराई है तो दूसरी पार्टी को भी उसकी रिपोर्ट दिखाई जाएगी कि वो उस इंक्वायरी रिपोर्ट में आखिर है क्या। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजन्ड डिसीजन और स्पीकिंग ऑर्डर्स। स्पीकिंग ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई जज दे रहा है तो उसके पीछे का रीज़न भी देगा कि मैं इस रीज़न के बेसिस पे मैंने ये जजमेंट दी है, ताकि लोगों को या पार्टीज़ को पता लगे कि उनके साइड को भी सुना गया है और उनके सारे एविडेंस और सारी की सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थी उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये जजमेंट दी गई है। बेसिकली रीजन डिसीजन इसलिए दिए जाते हैं ताकि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो सके और आगे अपील करने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन स्टिल अगर कोई पार्टी अनसेटिस्फाइड रह जाती है तो वो अपर कोर्ट में या हायर कोर्ट में अपील कर सकती है। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड यस, इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।